कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आग जागी, रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। आरव सिंह रेलवे कॉलोनी की छत पर खड़ा था। नीचे शहर सो रहा था और उसके अंदर कुछ टूट रहा था। 3 साल पहले इसी रात उसके घर में आग लगी थी, पर वो आग सामान्य नहीं थी। उसके पिता चीखे नहीं थे, जले नहीं थे, बस राख बन गए थे। अगर आग थी तो धुआं क्यों नहीं था? ये सवाल आरव को हर रात का आता था। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, वो उन्हें भींचता है। फर्क फर्क फर्क। अचानक हवा भारी हो गई। आरव की हथेली से एक छोटी सी चिंगारी निकली। वो घबरा गया। नहीं, ये फिर से नहीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। चिंगारी आग बन गई। आग लपट नहीं थी, वो जिंदा थी। आरव पीछे हटता है, लेकिन आग उसकी ओर नहीं बढ़ती, बल्कि उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। उसी पल नीचे गली में काले कपड़ों में 3 लोग रुके। एक ने ईयरपीस दबाया। सर, कंफर्म है, सब्जेक्ट A17 एक्टिवेट हो चुका है। छत पर खड़ा आरव अब ये नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति उसका सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाली है। और दूर कहीं काव्या मेहरा की नींद अचानक टूट गई। उसके दिल में अजीब सा डर था, जैसे किसी ने आग जगा दी हो। आरव की सांसें तेज थीं। आग अब भी उसकी हथेली पर जिंदा थी, बिना जलाए, बिना दर्द दिए। वो डर के मारे हाथ झटक देता है। आग हवा में फैलने की जगह अचानक उसकी त्वचा के अंदर समा जाती है। आरव घुटनों के बल बैठ जाता है। ये क्या है मेरे साथ? उसका सिर भारी होने लगता है। आंखों के सामने धुंध छा जाती है और तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है। कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, बस एक एहसास, जैसे कोई बहुत पुराना अस्तित्व नींद से जाग रहा हो। आरव दर्द से कराहता है। उसके सामने टूटी फूटी यादें उभरती हैं। उसका पिता, एक अंधेरा कमरा, दीवारों पर अजीब से चिन्ह और आग, वही आग जो आज उसके अंदर है। पापा, आरव चीखता है। उसी पल छत के नीचे से भारी कदमों की आवाज़ आती है। आरव चौकन्ना हो जाता है। 3 परछाइयाँ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थीं। उनकी चाल में डर नहीं था, जैसे वो जानते हों कि यहाँ क्या मिलने वाला है। आरव पीछे हटता है। कौन है? कोई जवाब नहीं। पहला आदमी छत पर आता है, दूसरा उसके पीछे, तीसरा दरवाजे के पास रुकता है। उनकी आंखें सीधे आरव पर टिक जाती हैं। तो तुम ही हो? पहला आदमी ठंडी आवाज़ में बोलता है। आरव का दिल जोर से धड़कता है। मैं किसी को नहीं जानता, वो हकलाता है। आदमी मुस्कुराता है। हमें तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस तुम्हारी आग चाहिए। आरव की हथेलियां फिर गर्म होने लगती हैं। डर के साथ साथ कुछ और भी जाग रहा था। गुस्सा, 3 साल का दबा हुआ दर्द अब उबलने लगा। मेरे घर से दूर रहो। आरव की आवाज़ भारी हो जाती है। दूसरा आदमी आगे बढ़ता है। डरो मत, तुम हमारे साथ चलोगे और जिंदा रहोगे। बस यही वाक्य था। आरव के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों में लाल चमक फैल गई। हवा अचानक तेज हो गई। छत पर पड़ा एक लोहे का पाइप अपने आप उठकर हवा में कांपने लगा। तीनों आदमी रुक गए। सर, तीसरा फुसफुसाया, ये कंट्रोल में नहीं है। आरव ने कुछ करने का नहीं सोचा, बस चाहा कि ये लोग उससे दूर चले जाएं। आग उसकी पीठ से फूट पड़ी। लपट नहीं, बल्कि दबाव, एक अदृश्य विस्फोट। तीनों आदमी पीछे की ओर उछल गए। एक दीवार से टकराया, दूसरा फर्श पर घिसता हुआ गिरा, तीसरा रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरा। छत पर अचानक सन्नाटा छा गया। आरव वहीं खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर। उसने ये नहीं चाहा था। नीचे से लोगों की चीखें आने लगीं। आरव को होश आया। मुझे यहाँ से जाना होगा। वो सीढ़ियों की ओर भागता है। उसी वक्त दूर एक गाड़ी में बैठा आदमी स्क्रीन पर डेटा देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। प्राणअग्नि, वो धीरे से बोलता है। आखिरकार मिल गया। आरव अंधेरी गली में दौड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि आज से वो अकेला नहीं है और न ही सुरक्षित। काव्या अस्पताल के बेड पर बैठी बिना वजह कांप रही थी। उसके सीने में अजीब सी जलन थी, जैसे कोई पुकार रहा हो कहीं बहुत दूर। आग फिर से जाग चुकी थी। आरव बिना रुके दौड़ता रहा। सांस फेफड़ों को चीर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। पीछे से सायरन की आवाज़ आने लगी। नहीं, पुलिस नहीं। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। वो एक संकरी गली में मुड़ गया। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि सामने हाथ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक उसका पैर फिसला। आरव जमीन पर गिर पड़ा। दर्द हुआ, लेकिन उससे ज्यादा डर। वो उठने की कोशिश करता है, पर उसके शरीर ने साथ देने से मना कर दिया। हथेलियां फिर गर्म होने लगीं। शांत शांत रहो, वो खुद से बुदबुदाता है। लेकिन आग अब उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसकी नसों में कुछ दौड़ रहा था, जैसे कोई ताक
अंदर से बाहर निकलना चाहती हो। तभी गली के दूसरे सिरे पर कदमों की आवाज आए, एक अकेली परछाई। आरव घबरा गया। अगर तुम भी उन्हीं में से हो तो पास मत आना। उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई रुकी। धीमी आवाज आए, अगर मैं उन्हीं में से होती तो तुम अब तक खड़े नहीं होते। आरव ने आंखें फाड़कर देखा। हल्की स्ट्रीट लाइट में एक लड़की सामने खड़ी थी। सफेद कोट, थकी हुई आंखें और चेहरे पर डर नहीं, चिंता थी। तुम ठीक हो? वो आगे बढ़ती है। आरव पीछे सरकता है। मत आओ, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। लड़की रुक जाती है। मुझे पता है, वो धीरे से बोलती है। आरव चौंक गया। क्या मतलब? लड़की एक पल चुप रही। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, ये नॉर्मल नहीं है। आरव हंसने की कोशिश करता है पर आवाज टूट जाती है। मेरे हाथों से आग निकल रही है। मेरे सामने लोग उड़ गए। तुम कह रही हो नॉर्मल नहीं है? लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मेरा नाम काव्या है और अगर तुम यहाँ रुके रहे तो वो लोग वापस आएंगे। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन लोग? काव्या ने गली के बाहर देखा। जो तुम्हें इंसान नहीं समझते बल्कि प्रयोग समझते हैं। आरव को फिर वही आग महसूस हुई। तुम्हें ये सब कैसे पता? काव्या ने अपनी बाह आगे की। उसकी कलाई पर एक पुराना जला हुआ निशान था। क्योंकि मैं भी उनसे भाग रही हूँ। दूर से गाड़ियों की आवाज फिर तेज होने लगी। काव्या ने बिना सोचे आरव का हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों के शरीर में एक साथ झटका सा लगा। आरव की आग शांत हो गई। काव्या की सांस अटक गई। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे कुछ जुड़ गया हो। चलो, काव्या ने जल्दी से कहा। अगर अभी नहीं भागे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। आरव ने पहली बार बिना सवाल किए किसी पर भरोसा किया और उसी पल दूर एक छत से एक आदमी उन्हें देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। अब खेल शुरू होगा। काव्या आरव को खींचते हुए गली के आखिरी सिरे तक ले आए। दोनों की सांसें तेज थीं, लेकिन वो रुके नहीं। मुख्य सड़क से पहले वो एक टूटे हुए लोहे के गेट के अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था, पुरानी फैक्ट्री का ढांचा। काव्या ने दरवाजा अंदर से बंद किया और दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। आरव जमीन पर बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था, हाथ अब भी हल्के गर्म थे। तुम ठीक हो? काव्या की आवाज धीमी थी। आरव कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद वो हंस पड़ा, खोखली हंसी। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी जिंदगी ठीक लगने लगती है कुछ जल जाता है। काव्या उसे देखती रही। ये आग, तुमने इसे पहले भी महसूस किया है? आरव ने सिर हिलाया। 3 साल पहले उसी रात मेरे माँ बाप। वो रुक गया, शब्द नहीं निकल पाए। काव्या ने कुछ नहीं पूछा, बस वहीं बैठ गई। मेरे पिता डॉक्टर थे, काव्या ने धीरे से कहा। एक रिसर्च पर काम कर रहे थे। आरव ने उसकी तरफ देखा। किस तरह की रिसर्च? काव्या ने अपनी उंगलियां भींच लीं। मानव शरीर में छुपी क्षमताओं पर, ऐसी ताकतें जो दर्द या गुस्से से जागती हैं। आरव की आंखें फैल गईं। वो लोग जो आज मुझे लेने आए थे। काव्या ने सिर हिलाया। वही लोग। सन्नाटा छा गया। फैक्ट्री के बाहर सायरन पास आकर फिर दूर चले गए। आरव ने धीरे से पूछा, अगर मैं उनके हाथ लग गया तो क्या होगा? काव्या ने बिना झिझक कहा, तो तुम कभी आज़ाद नहीं रहोगे। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर फिर वही हल्की सी जलन उठी, लेकिन इस बार वो बेकाबू नहीं थी, जैसे कोई उसे थाम रहा हो। वो चौंक कर काव्या की ओर देखता है। काव्या भी अपने सीने पर हाथ रखे थी। ये क्या है? आरव की आवाज़ धीमी थी। काव्या ने निगल कर कहा, जब तुम घबराते हो तो तुम्हारी आग तेज हो जाती है, और जब तुम शांत होते हो, आरव ने बात पूरी की, तो ये रुक जाती है। दोनों की नज़रें मिलीं। कुछ पल के लिए डर, पीछा सब गायब हो गया। बस एक अजीब सा जुड़ाव था। तभी फैक्ट्री की छत पर कुछ गिरने की आवाज़ आई, धातु के टकराने की। काव्या तुरंत खड़ी हो गई। वो हमें ट्रैक कर चुके हैं। आरव भी उठ खड़ा हुआ। मैं भागता रहूंगा तो कब तक? काव्या की आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। तब तक जब तक तुम लड़ना न सीख लो। छत पर कदमों की आहट साफ हो गई। एक भारी आवाज गूंजी, आरव सिंह। भागने से शक्ति नहीं बचती। आरव की हथेलियां फिर चमकीं, लेकिन इस बार वो डरा नहीं। उसने पहली बार आग को रोका नहीं, बल्कि उसे महसूस किया। और बाहर छाया में खड़ा आदमी मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम सीखना शुरू कर चुके हो। आरव की आंखें छत की ओर जमी थीं। हर कदम की आवाज उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। काव्या ने धीरे से कहा, अगर वो अंदर आ गए तो पीछे का रास्ता बंद हो जाएगा। आरव ने चारों ओर देखा। पुरानी मशीनें, टूटे पाइप, जंग लगी दीवारें। भागने का रास्ता नहीं था। ऊपर से लोहे के सरकने की आवाज आई। फिर एक भारी थोड़। छत का एक हिस्सा धंस गया। धूल के बीच एक आदमी नीचे उतरा। लंबा कद, काली जैकेट, आंखों में ठंडा भरोसा। मैं वीराज राठौर हूँ, वो शांति से बोला।
और तुम, मेरी अब तक की सबसे दिलचस्प खोज। आरव आगे बढ़ा। मेरे परिवार को तुमने मारा। विराज ने पल भर सोचा। तुम्हारे पिता ने खुद को मारा। सच छुपाने की कोशिश में आरव के अंदर कुछ फट पड़ा। आग अब लपट नहीं थी, वो उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना चुकी थी। काव्या पीछे हट गई। आरव, कंट्रोल, विराज ने मुस्कुराते हुए कहा। यही तो चाहिए था। उसने उंगलियां चटकाईं। दीवारों से 3 सशस्त्र लोग बाहर आए। इन्हें संभाल लो, विराज ने लापरवाही से कहा। पहला आदमी दौड़ा। आरव ने हाथ उठाया। कुछ नहीं सोचा, बस महसूस किया। हवा गर्म हुई। जमीन पर पड़ा लोहे का पैनल लाल होने लगा। आदमी चीखने से पहले ही पीछे जा गिरा। दूसरा आदमी पीछे से वार करता है। आरव मुड़ता है। आग हथेली से नहीं, उसकी सांस से निकली। दूसरा आदमी दीवार से जा टकराया। तीसरा आदमी रुक गया। डर उसकी आंखों में था। सर, ये बच्चा, विराज ने हाथ उठाकर रोका। काफी है। आरव भारी सांसें ले रहा था। तुम जीत नहीं सकते, विराज बोला। तुम्हारी शक्ति तुम्हें जला देगी। आरव ने दांत भींचे। तो जल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा नहीं बनूंगा। विराज की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। यही जवाब चाहिए था। वो पीछे हटा। भागो, उसने काव्या की ओर देखा। अभी आरव चौंक गया। क्या तुम्हारी कहानी आज खत्म नहीं होनी चाहिए? विराज बोला। क्योंकि असली युद्ध तभी मजेदार होता है जब दोनों तरफ तैयारी हो। विराज पीछे मुड़ा। छत की ओर छलांग लगाए। अगले ही पल वो गायब था। फैक्ट्री फिर शांत हो गई। आरव की आग धीरे धीरे बुझने लगी। वो कांप रहा था। काव्या उसके पास आए। अब तुम्हें फैसला करना होगा, वो बोली। भागते रहना है या खुद को बदलना है? आरव ने आंखें उठाईं। उनमें दर्द था और पहली बार इरादा था। आरव की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। फैक्ट्री के अंदर अब सिर्फ जली हुई धातु की गंध थी। काव्या ने उसके सामने हाथ हिलाया। आरव, मुझे देखो। आरव की आंखें फोकस में आईं। मैंने किसी को मार तो नहीं दिया? उसकी आवाज में डर था। काव्या ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने खुद को रोका। आरव हंसा। नहीं, उसे खुशी नहीं हुई, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था। अगर तुम नहीं होती। काव्या चुप रही। वो जानती थी कि ये सच है। बाहर से हेलीकॉप्टर की हल्की आवाज आने लगी। काव्या चौकन्नी हो गई। हमें अभी निकलना होगा। विराज ने जानबूझकर हमें छोड़ा है। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्यों? काव्या ने फैक्ट्री की दीवार पर बने पुराने निशान की ओर इशारा किया। क्योंकि वो देखना चाहता है कि तुम क्या बनते हो। दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। वहां रेलवे लाइन के साथ साथ एक पुराना सर्विस टनल था। अंधेरा, नमी और सन्नाटा। आरव चलते चलते रुक गया। उसके कानों में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। काव्या, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? काव्या रुकी। उसने आंखें बंद की। नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास तापमान बदल रहा है। आरव ने दीवार को छुआ। पत्थर हल्का गर्म था। ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। टनल के आखिर में एक बंद दरवाजा था, जंग लगा हुआ। काव्या ने जोर लगाया। दरवाजा नहीं हिला। आरव ने बिना सोचे हाथ रखा। दरवाजे के बीच लाल रेखाएं उभर आईं। काव्या पीछे हट गई। आरव, ये मत। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर वही अजीब चिन्ह जो आरव ने बचपन की यादों में देखे थे। उसकी सांस अटक गई। ये वही निशान हैं। काव्या ने ध्यान से देखा। तुम्हारे पिता की रिसर्च ये जगह छुपाई गई थी। कमरे के बीच एक पुरानी टेबल थी, उस पर एक डायरी। आरव ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने डायरी छुई, उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। उसके पिता, थके हुए, डरे हुए। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, आवाज गूंजी, तो इसका मतलब मैं असफल हो चुका हूँ। आरव के घुटने कांप गए। आरव, आवाज जारी रही। तुम्हारे अंदर जो आग है, वो अभिशाप नहीं है। काव्या ने आरव को थाम लिया। वो प्राण अग्नि है और वो तुम्हें चुने बिना किसी और को स्वीकार नहीं करेगी। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन इसे कंट्रोल कैसे करूं? आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। जब तुम अकेले नहीं रहोगे। तभी डायरी बंद हो गई। कमरा फिर शांत हो गया। आरव ने गहरी सांस ली। उसके अंदर की आग अब शांत थी, लेकिन बुझी नहीं थी। काव्या ने धीरे से कहा, अब तुम भाग नहीं रहे। आरव ने सिर हिलाया। अब मैं सीखूंगा और फिर लौटूंगा। टनल के बाहर सुबह की पहली रोशनी उन्हें छू रही थी और कहीं दूर एक स्क्रीन पर विराज राठौर मुस्कुरा रहा था। अब शुरू होगी असली तैयारी। सुबह की ठंडी हवा टनल से बाहर निकलते ही आरव के चेहरे से टकराए। पहली बार उसे लगा कि वो जिंदा है। काव्या आगे आगे चल रही थी। रेलवे ट्रैक के किनारे एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था। हम शहर से बाहर जा रहे हैं? आरव ने पूछा। हाँ, काव्या ने बिना रुके कहा। शहर अब सुरक्षित नहीं है। आरव ने पीछे देखा। धुआं, पुलिस की गाड़ियां, हेलीकॉप्टर की दूर की आवाज।
उसने मुट्ठी भींच ली। मैं भाग रहा हूँ, वो धीमे बोला। काव्या रुक गई। वो मुड़ी और पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं, उसकी आवाज़ सख्त थी। तुम जिंदा रहने की तैयारी कर रहे हो? आरव कुछ नहीं बोला। जंगल गहराता गया। पेड़ों के बीच हवा अजीब तरह से गर्म और ठंडी दोनों लग रही थी। चलते चलते आरव का सिर भारी होने लगा। कदम लड़खड़ाए। काव्या ने उसे पकड़ लिया। रुको, वो बोली, ये तुम्हारी थकान नहीं है। आरव ने आंखें बंद की। उसके अंदर आग धीमी सी जल रही थी, लेकिन अब वो दर्द नहीं दे रही थी, बल्कि संकेत दे रही थी। ये जगह। आरव ने आंखें खोलीं। यहाँ कुछ है। काव्या ने चारों ओर देखा। मेरे पिता ने कहा था, कुछ जोन ऐसे होते हैं जहाँ शक्तियाँ ज़्यादा साफ महसूस होती हैं। वे एक खुले मैदान में पहुँचे। बीच में पत्थरों का गोल घेरा था, पुराना, घिसा हुआ, लेकिन जीवित। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। यही है, वो बिना सोचे बोला। काव्या ने सावधानी से कहा, आरव, अंदर जाने से पहले सोच लो। आरव आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने पत्थरों के घेरे में कदम रखा, हवा रुक गई, पत्ते थम गए, आवाजें गायब हो गईं। उसके सामने आग की हल्की परछाई उभरी, मानव आकृति जैसी, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। डरो मत, आवाज सीधे उसके अंदर गूंजी। आरव का शरीर जम गया। मैं वही हूँ, आवाज बोली, जो तुम्हारे साथ पैदा हुई थी। काव्या बाहर खड़ी थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव, उसने पुकारा। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसके सामने आग की आकृति और साफ हुई। तुमने मुझे रोका, तुमने मुझे छोड़ा, अब तुम मुझे समझना चाहते हो। आरव ने हिम्मत जुटाई। अगर मैं तुम्हें समझ गया तो क्या मैं खुद को खो दूंगा? आग कुछ पल शांत रही। अगर तुमने मुझे दबाया तो तुम जल जाओगे, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो दुनिया जलेगी। आरव की सांस रुक गई। और अगर मैं तुम्हारे साथ चला, आग की आकृति हल्की सी मुस्कुराई, तभी तुम महाबल नहीं, मानव रहोगे। घेरा चमका। काव्या को झटका लगा। हवा अचानक लौट आई। आरव घुटनों के बल बैठ गया, पसीने से भीगा हुआ। काव्या दौड़कर उसके पास आए। क्या हुआ? तुम ठीक हो? आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस गंभीरता थी। मैं अकेला नहीं हूँ, वो बोला, और अब ये आग मेरी दुश्मन नहीं है। दूर एक पहाड़ी की चोटी पर ड्रोन की लाल बत्ती एक पल के लिए चमकी, और कंट्रोल रूम में विराज राठौर धीरे से बोला, पहला चरण पूरा। आरव देर तक चुप बैठा रहा। पत्थरों के घेरे के बीच अब कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। काव्या उसके सामने बैठी थी। उसकी नजरें आरव के चेहरे पर टिकी थीं। तुम्हें क्या दिखा? उसने धीरे से पूछा। आरव ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। आग, लेकिन जैसे मैं सोचता था वैसी नहीं। काव्या ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब? आरव ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, हथेली पर रखा। देखो। काव्या कुछ कह पाती उससे पहले पत्ता हल्का सा लाल हुआ, फिर राख नहीं बना, बल्कि सिकुड़कर कठोर हो गया, जैसे उसे जलाया नहीं गया, बदला गया हो। काव्या की आंखें फैल गईं। ये कैसे? मैंने आग को छोड़ा नहीं, आरव बोला, और न ही रोका। मैंने बस उसे दिशा दी। कुछ दूर झाड़ियों में हलचल हुई। काव्या तुरंत खड़ी हो गई। हम अकेले नहीं हैं। आरव भी सतर्क हो गया। 3 लोग पेड़ों के बीच से निकले, साधारण कपड़े, लेकिन चाल में आत्मविश्वास। बीच वाला आगे बढ़ा। डरो मत, वो बोला, अगर हम दुश्मन होते तो तुम अब तक गिरे होते। काव्या ने आरव के सामने खुद को खड़ा कर लिया। आप कौन हैं? आदमी ने हल्की मुस्कान दी। जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उनसे अलग। उसने अपनी बाह ऊपर की। कलाई पर एक नीला चिन्ह चमका। आरव को हल्की सी ठंडक महसूस हुई। वायु तत्व, वो अनजाने में बोल पड़ा। आदमी चौंका। तो तुम्हें एहसास होने लगा है, उसने कहा। दूसरा आदमी आगे आया। हम लोग उन बच्चों को ढूंढते हैं जिन्हें दुनिया हथियार बनाना चाहती है। काव्या ने सख्त आवाज में पूछा, और उन्हें ले जाकर क्या करते हो? तीसरा आदमी बोला, उन्हें जिंदा रखते हैं। कुछ पल का सन्नाटा। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। अगर मैं मना करूं? पहला आदमी सीधे उसकी आंखों में देखा। तो हम चले जाएंगे। लेकिन वो नहीं। उसने दूर आसमान की ओर इशारा किया। काव्या ने देखा, एक बिंदु बहुत ऊपर धीरे धीरे घूम रहा था। ड्रोन। आरव ने दांत भींच लिए। तुम लोग कौन हो? आदमी ने अपना नाम बताया। ईशान, और हम जिस जगह से आते हैं, उसने कहा, उसे कहते हैं आश्रय। काव्या ने धीरे से पूछा, वहाँ और भी लोग हैं जैसे आरव? ईशान ने सिर हिलाया। कुछ जो टूटे हैं, कुछ जो खतरनाक हैं, और कुछ, उसकी नज़र आरव पर टिक गई, जो बदल सकते हैं। सब कुछ। ड्रोन की आवाज़ तेज हो गई। आरव की हथेलियां गर्म होने लगीं, लेकिन इस बार आग बेकाबू नहीं थी। उसने ऊपर देखा, और पहली बार उसने हमला नहीं सोचा। उसने गणना की। हवा का दबाव, ऊंचाई, दूरी,
काव्या, वो शांत आवाज में बोला। पीछे हटो। ईशान की आंखें चमक उठी। आरव ने हाथ ऊपर उठाया। आग नहीं निकली, हवा मुड़ी। ड्रोन अपने अक्ष पर घूमता हुआ सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा, टूटकर खामोश हो गया। चारों ओर फिर सन्नाटा। ईशान ने धीरे से कहा, स्वागत है आरव सिंह। काव्या ने आरव को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल, ये शुरुआत है या चेतावनी। ड्रोन के टूटते ही जंगल फिर से शांत हो गया। आरव की हथेली धीरे धीरे ठंडी होने लगी। उसे एहसास हुआ ये पहली बार था जब उसने शक्ति का इस्तेमाल बिना गुस्से के किया था। काव्या ने उसकी ओर देखा। तुमने सोचा? वो धीमे बोली। पहले कभी ऐसा नहीं किया था। आरव ने सिर हिलाया। पहले आग मुझे खींचती थी, अब मैं उसे रास्ता दिखा पा रहा हूँ। ईशान ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ड्रोन गिरा है तो सिग्नल गया होगा। दूसरे दोनों लोग जंगल के अंदर तेजी से आगे बढ़ गए। ईशान ने इशारा किया, आओ। काव्या ने एक पल हिचकिचाया। आश्रय क्या सच में सुरक्षित है? ईशान ने जवाब तुरंत नहीं दिया। पूरी तरह नहीं, लेकिन वहाँ तुम्हें चुनने का मौका मिलेगा। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। अगर मैं आया तो भागने के लिए नहीं। ईशान की नज़र उस पर टिकी रही। तो तुम सही जगह जा रहे हो। वे घने जंगल के बीच एक ढलान की ओर बढ़े। नीचे पत्थरों के बीच एक संकरा रास्ता खुलता था, जैसे धरती ने खुद दरवाजा बनाया हो। अंदर उतरते ही तापमान बदल गया, ठंडा, स्थिर। आरव को अंदर से सुकून सा लगा। काव्या ने फुसफुसा कर कहा, ये जगह दर्द को कम कर रही है। ईशान ने हल्की मुस्कान दी। इसीलिए इसे आश्रय कहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा कक्ष खुला। दीवारों में नीली रोशनी की धारियां थीं। वहां और लोग थे। कोई ध्यान में बैठा था। किसी के हाथों से हल्की बिजली झलक रही थी। कोई अकेले कोने में कांप रहा था। आरव ठिठक गया। ये सब तुम जैसे? ईशान बोला। एक लड़का आरव की ओर देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं था, नफरत थी। नया है, वो तंज से बोला। ईशान ने सख्ती से कहा। आरव लड़का हंसा। नाम याद रखो, यहाँ नाम नहीं, शक्तियाँ जिंदा रहती हैं। काव्या को अजीब सी बेचैनी हुई। ये लोग ठीक नहीं लगते, उसने आरव से कहा। आरव कुछ नहीं बोला। उसकी नज़र एक कांच की दीवार पर टिक गई। उसके पीछे एक कमरा था। अंदर एक आदमी पट्टियों से बंधा हुआ था। उसका शरीर हल्की हल्की जलन से चमक रहा था। आरव का दिल बैठ गया। ये क्या है? ईशान की आवाज़ भारी हो गई। हर शक्ति जागती नहीं, कुछ टूटती है। आरव ने मुट्ठी भींच ली। अगर ये आश्रय है तो ये कैद क्या है? ईशान ने उसकी ओर देखा। यही वजह है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। उसी पल कक्ष की लाइट लाल हो गई। एक चेतावनी गूंजी, बाहरी गतिविधि डिटेक्टेड। ईशान सीधा खड़ा हो गया। वे आ गए हैं। काव्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इतनी जल्दी? आरव की आग फिर से हल्की सी जली, लेकिन इस बार उसमें घबराहट नहीं थी। उसने धीरे से कहा, तो शायद अब भागने का समय नहीं है। और ऊपर कहीं एक परिचित आवाज़ स्क्रीन पर गूंजी, आरव सिंह, अब देखूंगा कि तुम किस तरफ खड़े होते हो। लाल रोशनी पूरे कक्ष में घूम रही थी। सायरन की आवाज़ धीमी लेकिन लगातार थी। आश्रय में मौजूद लोग चौंक गए। कुछ खड़े हो गए, कुछ पीछे हट गए, और कुछ के चेहरों पर अजीब सी उम्मीद उभर आई। आरव ने चारों ओर देखा। ये जगह सिर्फ छुपने की नहीं थी, ये इंतज़ार की जगह थी। ईशान तेज़ी से आगे बढ़ा। सभी सेक्टर लॉक करो, नॉन कॉम्बैट लोगों को नीचे भेजो। नीली रोशनी धीरे धीरे दीवारों में सरकने लगी। काव्या ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, अगर यहाँ लड़ाई हुई, आरव ने उसकी तरफ देखा, तो मैं पहली बार सही वजह से खड़ा होऊंगा। कांच की दीवार के पीछे बंधा हुआ आदमी जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके शरीर की चमक तेज हो गई। आरव का दिल अजीब तरह से भारी हो गया। वो डर रहा है, आरव बोला। ईशान ने उसे देखा। वो हमेशा डरता है। उसकी शक्ति उसके दर्द से जुड़ी है। आरव बिना सोचे कांच के पास चला गया। अगर उसे छोड़ा जाए तो वो खुद को जला देगा, ईशान ने बीच में कहा। आरव चुप हो गया। ऊपर की दीवार कांपने लगी, जैसे कुछ बहुत भारी उतर रहा हो। एक तेज धमाका, पूरा कक्ष हिल गया। छत के एक हिस्से से धूल झरने लगी। स्पीकर से एक ठंडी आवाज गूंजी, शांत रहो, हम सिर्फ अपना सामान लेने आए हैं। विराज, काव्या का चेहरा सख्त हो गया। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। आरव ने आंखें बंद की। उसके अंदर आग स्थिर थी, लेकिन तैयार। विराज, उसने ऊंची आवाज में कहा, ये लोग सामान नहीं हैं। ऊपर से हल्की हंसी गूंजी। तभी तो ये सबसे कीमती हैं। दीवार फट गई। धुएं के बीच काली आकृतियां अंदर उतरी, सशस्त्र, सुनियोजित। आश्रय के लोग पीछे हटने लगे।
कुछ ने अपनी शक्तियां बाहर आने दी। हवा घूमी, बिजली चटकी, जमीन कांपी। आरव आगे बढ़ा। ईशान ने उसे रोका। तुम तैयार नहीं हो? आरव ने उसकी ओर देखा। शायद, लेकिन मैं भागने के लिए अब तैयार नहीं हूँ। उसने कांच की दीवार की ओर देखा। अंदर बंदे आदमी की आंखें सीधे आरव पर थीं। डर के बीच एक सवाल था। आरव ने हथेली कांच पर रखी। आग नहीं आई, गर्मी नहीं आई, बस एक स्थिरता। पट्टियां ढीली पड़ने लगी। ईशान की आंखें फैल गईं। तुम क्या कर रहे हो? आरव ने धीमे से कहा, मैं आग नहीं हूँ, मैं रास्ता हूँ। ऊपर विराज की आवाज़ फिर गूंजी, दिलचस्प। और उसी पल आश्रय की सबसे पुरानी दीवार पूरी तरह टूट गई। धूल और रोशनी के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। धूल बैठने से पहले पहली गोली चली। ईशान ने हाथ उठाया। हवा, एक ठोस दीवार बन गई। गोली उसमें धंसकर नीचे गिर पड़ी। आश्रय के अंदर हलचल मच गई। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ आगे बढ़े। आरव वहीं खड़ा रहा। कांच के पीछे बंधा आदमी अब आजाद था। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसकी आंखें सीधे आरव पर थीं। डर अब भी था, लेकिन उसके नीचे कुछ और था, भरोसा। मेरा नाम नील है, उसने भारी आवाज में कहा। आरव ने सिर हिलाया। तुम सुरक्षित हो जब तक तुम खुद को मत खो दो। नील की सांसें धीमी होने लगीं। उसके शरीर की चमक स्थिर हो गई। दूसरी तरफ काली वर्दी वाले तेजी से फैलने लगे। विराज की आवाज स्पीकर से नहीं, सीधे दीवारों से आ रही थी। देखो कैसे डर उम्मीद बनता है। एक धमाका, जमीन फट गई। दो लोग नीचे गिर गए। काव्या ने उन्हें खींचकर पीछे किया। इस रास्ते से, वो चिल्लाए। आरव आगे बढ़ा। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही पत्थर गर्म हो गया, लेकिन जला नहीं, बदला। वो आगे बढ़ता गया। एक सैनिक उसकी ओर दौड़ा। आरव ने हाथ नहीं उठाया। उसने सांस ली। आग उसके चारों ओर पतली रेखा की तरह घूमी। सैनिक जैसे किसी दीवार से टकराया हो, पीछे जा गिरा। ईशान ने ये देखा। उसकी आंखों में पहली बार यकीन आया। वो लड़ नहीं रहा, वो बुदबुदाया। वो संतुलन बना रहा है। ऊपर एक प्लेटफॉर्म से विराज नीचे उतरा, सामने आया। दोनों की नजरें मिलीं। तुम्हें जल्दी है, आरव बोला। विराज मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। विराज ने उंगली घुमाई। छाया उसके पैरों से उठी, काली, घनी। आश्रय में ठंड फैल गई। काव्या की सांस अटक गई। ये अलग है, वो फुसफुसाई। आरव ने कदम आगे रखा। उसकी आग अब बाहर नहीं थी, वो उसके भीतर शांत और गहरी जल रही थी। तुम छाया हो, आरव बोला, लेकिन हर छाया किसी रोशनी से जन्म लेती है। विराज की मुस्कान थोड़ी थमी। तो दिखाओ तुम किसकी रोशनी हो। दोनों के बीच हवा कांपने लगी। आश्रय सांस रोके खड़ा था, और पहली बार युद्ध सिर्फ टकराव नहीं, इम्तिहान बनने वाला था। हवा भारी हो गई, जैसे पूरा कक्ष दो सांसों के बीच अटक गया हो। विराज की छाया जमीन पर फैलने लगी, दीवारों पर चढ़ती हुई, रोशनी को निगलती हुई। आश्रय के कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ घुटनों के बल बैठ गए। डर हड्डियों में उतर रहा था। आरव वहीं खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की। आग उसके भीतर धीमी लय में जल रही थी। गुस्से की नहीं, समझ की आग। छाया डर से बनती है। आरव की आवाज शांत थी, और डर हमेशा अकेला होता है। विराज ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी छाया रुक गई थी, जैसे किसी अदृश्य सीमा से टकरा गई हो। दिलचस्प, विराज ने कहा। तुमने सीखा है। उसने हाथ उठाया। छाया एक भाले की तरह आरव की ओर बढ़ी। काव्या चिल्लाए, आरव। आरव ने कदम पीछे नहीं हटाया। उसने सिर्फ हाथ आगे बढ़ाया। आग नहीं निकली, गर्मी नहीं फैली, बस हवा बदली। छाया आरव से टकराए और टूट गई, जैसे अंधेरा खुद से हार गया हो। आश्रय में एक पल का सन्नाटा, फिर लोगों की सांसें लौटी। विराज की आंखें पहली बार संकुचित हुईं। तुम मेरी शक्ति को नकार नहीं कर रहे, वो धीमे बोला। तुम उसे अस्वीकार कर रहे हो। आरव ने आंखें खोलीं, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं, ये उन लोगों की है जिन्हें तुमने तोड़ा। विराज का चेहरा सख्त हो गया। उसने पीछे हाथ घुमाया। 3 सैनिक एक साथ आगे बढ़े, हथियार उठे। आरव ने गहरी सांस ली। उसने नील की ओर देखा। डरो मत, आरव बोला। तुम्हारी शक्ति तुम्हें जलाने के लिए नहीं है। नील की आंखें भर आईं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने उन्हें भींच लिया। उसके आसपास की हवा हल्की सी चमकी। एक सैनिक उसकी ओर बढ़ा और रुक गया, जैसे उसके कदम जमीन से चिपक गए हों। नील की सांस टूटती सी निकली। मैं कर सकता हूँ। आरव ने सिर हिलाया। हाँ। दूसरी तरफ काव्या घायलों को पीछे ले जा रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार आरव पर लौट आती थी। उसे एहसास हो रहा था, ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, ये किसके पास लोग हैं, इसकी है। विराज ने धीमे ताली बजाए।
बहुत सुंदर, तुम उन्हें उम्मीद दे रहे हो। और उम्मीद, उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। सबसे खतरनाक चीज़ है, उसने ज़मीन पर पैर पटका। पूरे कक्ष में छाया फैल गई। लाइट्स एक एक कर बुझने लगी। अंधेरा गाढ़ा हो गया। आश्रय के लोग घबरा गए। किसी ने चिल्लाया, किसी ने रोना शुरू किया। आरव ने आंखें बंद की। उसने आग को बाहर नहीं निकाला, उसने उसे फैलाया। भीतर अचानक अंधेरे के बीच छोटी छोटी गर्म बिंदु जगमगाने लगे। 1, 2, 10। हर उस इंसान के अंदर जो डर रहा था। रोशनी बाहर से नहीं आई, वो अंदर से जली। कक्ष फिर दिखाई देने लगा। विराज पीछे हटा, उसकी छाया सिमटने लगी। ये क्या है? वो बुदबुदाया। आरव ने धीमे लेकिन साफ कहा, ये आग नहीं है, ये भरोसा है। विराज ने आरव को देखा लंबी देर तक, फिर उसके होंठों पर धीमी मुस्कान आई। अब समझ आया क्यों तुम्हारे पिता खतरनाक थे, उसने पीछे हटते हुए कहा। ये युद्ध आज खत्म नहीं हुआ। छाया उसके पैरों के नीचे खुली। विराज उसमें समा गया। अंधेरा खत्म हो गया। आश्रय टूटा हुआ था। लोग थके हुए थे, लेकिन खाली नहीं थे। आरव ने चारों ओर देखा, किसी ने उससे नजर नहीं चुराई। नील ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम यहाँ हो तो मैं डरूंगा नहीं। एक और आवाज आई, मैं भी, फिर मैं भी। आरव की सांस धीमी हो गई। उसने काव्या की ओर देखा। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। तुमने उन्हें बचाया, वो बोली। आरव ने धीरे से कहा, नहीं, उन्होंने खुद को चुना। आश्रय अब सिर्फ छुपने की जगह नहीं रहा था, वो जाग चुका था। आश्रय में धीरे धीरे आवाजें लौटने लगीं। कोई दीवार से टिककर बैठा था, कोई जख्म बांध रहा था, कोई बस खुद की सांसों पर भरोसा कर रहा था। आरव बीच में खड़ा था, अब भी थका हुआ, लेकिन टूटा नहीं। ईशान उसके पास आया। उसके चेहरे पर वो पुरानी सख्ती नहीं थी। तुमने वो किया, वो बोला, जो हम सालों में नहीं कर पाए। आरव ने सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। ईशान ने चारों ओर देखा। यही सबसे मुश्किल होता है। नील पास आया। उसकी चाल अब डरी हुई नहीं थी। जब तुमने कहा कि मैं डर नहीं हूँ, वो रुक गया। तो पहली बार मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ। आरव ने उसकी ओर देखा। डर होना गलत नहीं है, डर में फंस जाना गलत है। नील ने सिर झुका लिया। काव्या ने आरव का हाथ पकड़ा, हल्के से, जैसे याद दिला रही हो कि वो यहाँ है। तुम ठीक हो? उसने पूछा। आरव ने सांस ली। अंदर अब शोर कम है। काव्या समझ गई, वो आग अब चिल्ला नहीं रही थी, वो सुन रही थी। तभी आश्रय के एक कोने से एक लड़की उठी। उम्र शायद आरव से भी कम। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वो वापस आएंगे, उसने सपाट आवाज में कहा। सबने उसकी ओर देखा। कैसे पता? ईशान ने पूछा। लड़की ने सिर की ओर इशारा किया। मैं देख सकती हूँ। आगे कक्ष में सन्नाटा छा गया। आरव आगे बढ़ा। तुमने क्या देखा? लड़की की आवाज हल्की कांप रही थी। वो सिर्फ तुम्हें नहीं चाहते, वो इस जगह को खत्म करना चाहते हैं। काव्या की पकड़ आरव के हाथ पर थोड़ी कस गई। कब? आरव ने पूछा। लड़की ने आंखें बंद की। बहुत जल्दी, और इस बार वो अकेले नहीं होंगे। ईशान ने गहरी सांस ली। तो हमें यहाँ से जाना होगा, आरव ने धीरे से कहा। नहीं, सबकी नज़र उस पर टिक गई। अगर हम हर बार भागेंगे तो वो तय करेंगे कि हम कौन हैं। ईशान ने सवालिया नज़र से देखा। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? आरव ने टूटी दीवार की ओर देखा, जहाँ से विराज आया था। अब आश्रय सिर्फ छुपने की जगह नहीं रहेगा, ये तैयारी की जगह बनेगा। कुछ लोग घबरा गए, कुछ के चेहरे पर उत्साह आया। नील ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुम रहोगे तो मैं रहूंगा। फिर एक और आवाज, मैं भी। फिर धीरे धीरे और लोग। ईशान ने लंबी सांस छोड़ी। तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? आरव ने उसकी ओर देखा। हाँ, युद्ध। ईशान की आंखों में हल्की मुस्कान आई। तो अब तुम्हें सच जानना होगा। वो मुड़ा आश्रय के सबसे पुराने हिस्से की ओर। विराज सिर्फ शिकारी नहीं है, वो किसी और के लिए काम करता है। काव्या ने पूछा, किसके लिए? ईशान रुका, फिर बोला, उस संगठन के लिए जिसने तुम्हारे पिता की रिसर्च दुनिया से मिटा दी। आरव की आग हल्की सी जली, लेकिन अब वो काबू में थी। तो अब आरव बोला, हम सिर्फ बचे नहीं रहेंगे, हम जवाब देंगे। और कहीं बहुत दूर एक अंधेरे कमरे में विराज राठौर एक स्क्रीन के सामने खड़ा था। स्क्रीन पर आरव की तस्वीर थी। उसने धीमे से कहा, अब तुम नेता बन रहे हो। उसके पीछे कई परछाइयां थीं, कुछ इंसानी, कुछ नहीं। और युद्ध एक कदम और पास आ चुका था। आश्रय के पुराने हिस्से में हवा अलग थी, भारी, ठहरी हुई। दीवारें मोटी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर इस जगह को बाकी दुनिया से काट दिया हो। ईशान आगे चल रहा था।
आरव उसके पीछे, काव्या एक कदम भी पीछे नहीं हटी। नील और कुछ और लोग चुपचाप साथ थे। एक बड़े लोहे के दरवाजे के सामने ईशान रुक गया। उसने हथेली दीवार पर रखी। नीली रोशनी धीरे से जली। दरवाजा खुला। अंदर एक गोल कमरा था। बीच में पुराना होलोग्राफिक टेबल। दीवारों पर तस्वीरें थीं, कुछ धुंधली, कुछ जली हुई। आरव की नज़र एक तस्वीर पर रुक गई। उसके पिता, युवा, गंभीर और जिंदा। आरव का गला सूख गया। ये यहाँ क्यों है? ईशान ने जवाब नहीं दिया। उसने टेबल को एक्टिव किया। होलोग्राम जला। एक चिन्ह उभरा, नागलोक प्रोजेक्ट। काव्या की सांस तेज हो गई। यही वो नाम है, वो बोली, जो मेरे पिता की फाइलों में था। ईशान ने सिर हिलाया। नागलोक कोई एक संगठन नहीं है, ये एक नेटवर्क है। होलोग्राम बदला। कई शहर, कई लैब, कई चेहरे। वे शक्तियों को इंसानों से अलग नहीं करते, वे इंसानों को कच्चा माल समझते हैं। आरव की मुट्ठी अपने आप भींच गई। और मेरे पिता, ईशान ने अगला डेटा खोला। एक वीडियो चला। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पिता एक कमरे में खड़े थे। अगर तुम ये रिकॉर्ड देख रहे हो, वीडियो में आवाज आए, तो इसका मतलब मैंने मना कर दिया था। आरव की आंखें भर आईं। नागलोक चाहता था कि प्राण अग्नि को कंट्रोल किया जाए। मैंने कहा, इसे समझा जाएगा। वीडियो में थोड़ा शोर आया। उन्होंने धमकी दी, पर मैं झुका नहीं। काव्या ने आरव का हाथ और कसकर पकड़ा। अगर आरव में ये शक्ति जागे, पिता की आवाज कांपी, तो उसे सिखाना, उसे लड़ने से पहले इंसान रहना सिखाना। वीडियो बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे से सांस ली। आग उसके भीतर हिली, लेकिन फूटी नहीं। तो विराज, आरव बोला, सिर्फ एक मोहरा है। ईशान ने सिर हिलाया। हाँ, और उसने आज तुम्हें सबके सामने ला दिया है। नील ने पूछा, अब क्या होगा? आरव ने चारों ओर देखा। ये लोग डरे हुए थे, लेकिन टूटे नहीं थे। अब वो बोला, हम सीखेंगे, छुपने के लिए नहीं, बल्कि तैयार होने के लिए। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था जो उसके दिल में था। और अगर वो हमसे पहले आए? आरव ने टूटी दीवार की ओर एक बार फिर देखा। तो इस बार वो शांत आवाज में बोला, हम तैयार होंगे। और उसी पल आश्रय की गहराइयों में कुछ जागा, पुराना, भूला हुआ, जैसे ये जगह खुद जानती हो कि युद्ध अब टलने वाला नहीं है। मयंक की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे हवा खुद उसका रास्ता छोड़ रही हो। रात का सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग चुका था। जिस शक्ति को वह अब तक केवल महसूस करता था, आज वह उसकी नसों में बह रही थी। उसने मुट्ठी बंद की और पास रखी लोहे की रॉड बिना छुए ही टेढ़ी हो गई। मयंक ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। उसी समय दूर शहर के दूसरे कोने में विक्रम राठौर अपने काले कमरे में बैठा था। दीवारों पर लगे स्क्रीन पर मयंक की हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। विक्रम के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। उसने धीमी आवाज में कहा कि खेल शुरू हो चुका है। वर्षों पहले जिस बच्चे को उसने सब कुछ छीनकर सड़क पर फेंक दिया था, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा था। मयंक को अनाया का चेहरा याद आया। उसकी आंखों में भरोसा और डर दोनों थे। अनाया ने ही सबसे पहले मयंक पर विश्वास किया था, जब दुनिया ने उसे एक हारा हुआ इंसान समझ लिया था। मयंक जानता था कि अगर विक्रम तक पहुंचना है तो अनाया को सुरक्षित रखना सबसे ज़रूरी है। वह उसे फ़ोन करने ही वाला था कि अचानक हवा में हलचल हुई। 4 नकाबपोश लोग छत पर उतरे। उनके कदमों से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मयंक ने बिना घबराए उनकी ओर देखा। पहला आदमी आगे बढ़ा और बोला कि चुपचाप साथ चलो, वरना अंजाम बुरा होगा। मयंक ने जवाब में बस इतना कहा कि आज वह किसी के इशारों पर नहीं चलेगा। अगले ही पल हवा जैसे फट पड़ी। मयंक के इशारे पर नकाबपोशों के हथियार उनके हाथों से छूट गए। एक ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन मयंक की गति उससे कहीं तेज थी। उसने उसे छुए बिना ही पीछे की दीवार से टकरा दिया। बाकी तीनों ने घेरने की कोशिश की, पर मयंक ने जमीन पर हाथ रखा और जमीन की कंपन से वे संतुलन खो बैठे। कुछ ही मिनटों में सब जमीन पर पड़े थे। मयंक ने उनके नकाब हटाए तो उसे विक्रम के निशान दिखे। उसके सीने में गुस्से की आग और तेज हो गई। उसे यकीन हो गया कि विक्रम अब सीधे टकराने से नहीं डरेगा। उसी रात अनाया अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अनाया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने मयंक खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अटूट संकल्प। मयंक ने कहा कि खतरा करीब है और उसे कुछ समय के लिए शहर छोड़ना होगा। अनाया ने बिना सवाल किए उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि वह अकेली नहीं जाएगी, वह मयंक के साथ हर लड़ाई लड़ेगी। उस पल मयंक को एहसास हुआ कि उसकी ताकत सिर्फ उसकी शक्तियां नहीं, बल्कि वह इंसान भी है जो उसके साथ खड़ा है। दूर कहीं विक्रम राठौर ने रिपोर्ट सुनी कि उसके लोग नाकाम हो गए हैं। उसने गिलास उठाया और ज़मीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में नफरत और जुनून दोनों थे।
उसने आदेश दिया कि अगला वार ऐसा होगा जिसे मयंक भूल नहीं पाएगा। शहर की हवा में एक अदृश्य युद्ध की आहट गूंजने लगी और मयंक जानता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। सुबह होने से पहले मयंक और अनाया शहर की सीमा से बाहर निकल चुके थे। सड़क सुनसान थी, लेकिन मयंक को हर मोड़ पर खतरे की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसकी शक्तियां अब पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो चुकी थीं। हवा की हल्की सी हरकत भी उसे किसी साजिश की तरह लग रही थी। अनाया चुप थी, लेकिन उसकी पकड़ मयंक के हाथ पर मजबूत थी। कुछ दूर आगे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखा। मयंक ने गाड़ी रोक दी। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे ज़मीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। उसने अनाया को गाड़ी से उतरने से रोका और खुद बाहर आया। उसी पल ज़मीन फटने की आवाज़ हुई और लोहे जैसी चमड़ी वाला एक विशाल आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज़ में मशीन जैसी ठंडक। उसने कहा कि मयंक को जिंदा या मरा हुआ ले जाना उसका काम है। मयंक समझ गया कि विक्रम ने अब साधारण लोगों को नहीं भेजा, बल्कि प्रयोगशाला में बनाए गए हथियार भेज रहा है। उसने अनाया की ओर देखा और इशारे से पीछे हटने को कहा। अनाया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज़्यादा चिंता थी। विशाल आदमी ने हमला किया। उसका एक वार ही पेट्रोल पंप की दीवार तोड़ने के लिए काफ़ी था। मयंक ने खुद को संभाला और अपनी शक्ति को भीतर से बाहर आने दिया। उसने हवा को सख्त कर दिया, जैसे अदृश्य दीवारें बन गई हों। टक्कर हुई और आसपास की ज़मीन कांप उठी। मयंक ने महसूस किया कि ये दुश्मन साधारण नहीं है। उसकी ताकत हर सेकंड बढ़ रही थी। मयंक ने आंखें बंद की और अपने अतीत को याद किया। वह रात जब उसे सब कुछ खोना पड़ा था, वह दर्द जिसने उसे आज यहाँ खड़ा किया था। उसकी शक्ति गुस्से से नहीं, बल्कि नियंत्रण से बढ़ने लगी। उसने ज़मीन की ऊर्जा खींची और एक झटके में विशाल आदमी के पैरों के नीचे की ज़मीन को धंसा दिया। दुश्मन संतुलन खो बैठा। मयंक ने मौका नहीं गंवाया। उसने अपनी मुट्ठी हवा में घुमाई और एक ज़बरदस्त दबाव उस आदमी के सीने पर पड़ा। एक तेज़ आवाज़ के साथ वह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी लोहे जैसी चमड़ी में दरारें पड़ गईं। सब कुछ शांत हो गया। मयंक हाँफ रहा था। अनाया दौड़कर उसके पास आए। उसने मयंक को संभाला और पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि सहने की भी है। मयंक ने कहा कि विक्रम अब रुकने वाला नहीं है और अगला कदम उसे और गहराई में ले जाएगा। दूर शहर में विक्रम राठौर को रिपोर्ट मिली कि उसका नया हथियार भी नाकाम हो गया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक नई चमक थी। उसने कहा कि अगर ताकत से काम नहीं हो रहा तो मयंक के दिल पर वार किया जाएगा। उसी पल उसने अनाया की फाइल बंद की और मुस्कुराया। मयंक को अचानक सीने में अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई अनजाना खतरा बहुत करीब आ चुका हो। उसने अनाया की ओर देखा और उसके मन में पहली बार यह डर उभरा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रात फिर से उतर आई थी। मयंक और अनाया एक पुराने ढाबे के पीछे रुके थे। आग नहीं जलाई गई थी, रोशनी तक नहीं। मयंक ध्यान में बैठा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसे बार बार वही दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य जाल धीरे धीरे कस रहा हो। अचानक अनाया ने सिर उठाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसा कर लिया हो। चारों ओर सन्नाटा था, फिर भी हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई। मयंक ने आंखें खोलीं। उसकी शक्तियां चेतावनी दे रही थीं, लेकिन दिशा साफ नहीं थी। ढाबे के अंधेरे कोने से एक औरत बाहर आई। उसका चेहरा शांत था, आंखों में अजीब गहराई। उसने अपना नाम काव्या बताया और कहा कि वह मयंक को वर्षों से ढूंढ रही थी। मयंक सतर्क हो गया, लेकिन उसकी शक्ति उस औरत के पास किसी खतरे को महसूस नहीं कर पा रही थी, जो और भी डरावना था। काव्या ने कहा कि मयंक की शक्तियां जितनी दुर्लभ हैं, उतनी ही अधूरी भी हैं। उसने बताया कि विक्रम अकेला नहीं है, उसके पीछे एक पूरा संगठन है जो ऐसी शक्तियों को पैदा करता है और नियंत्रित करता है। मयंक को झटका लगा, क्योंकि यही वह सच था जिससे वह भागता रहा था। अनाया ने सवाल किया कि काव्या ये सब क्यों बता रही है। काव्या ने जवाब दिया कि क्योंकि वह भी कभी उस संगठन का हिस्सा थी और उसने अपनी गलती की कीमत बहुत महंगी चुकाई है। उसकी नज़र मयंक पर टिकी थी, जैसे वह उसमें किसी पुराने जख्म को देख रही हो। तभी दूर से इंजन की आवाज़ आई। कई गाड़ियां तेज़ी से पास आ रही थीं। काव्या ने बिना घबराए कहा कि विक्रम ने उन्हें ढूंढ लिया है। मयंक खड़ा हुआ, उसकी आंखों में अब संकोच नहीं था। उसने अनाया को अपने पीछे किया और पहली बार महसूस किया कि वह इस लड़ाई में अकेला नहीं है। गाड़ियों की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई सामने रुकीं। हथियार बंद लोग उतरने लगे। काव्या ने मयंक के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर सच में जीतना है तो उसे अपनी शक्ति के अगले स्तर को छूना होगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मयंक ने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, जमीन में हल्की दरारें उभर आईं। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल मयंक ने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ बचाव नहीं करेगा, बल्कि इस युद्ध को यहीं से पलट देगा। पहली गोली की आवाज़ गूंजी, लेकिन मयंक ने हाथ उठाते ही हवा को मोड़ दिया। गोलियां उसकी तरफ बढ़ते हुए ही दिशा खो बैठीं और ज़मीन में धंस गईं। हथियार बंद लोग एक पल के लिए ठिठक गए।
उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि सामने खड़ा इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। काव्या आगे बढ़ी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने ज़मीन पर पैर रखा और एक अजीब सा संकेत बनाया। मयंक ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। यह उसकी शक्ति नहीं थी, बल्कि किसी और स्तर की समझ थी। काव्या ने कहा कि यही वह रास्ता है जिससे शक्ति को दिशा दी जाती है, वरना वह खुद मालिक को जला देती है। विक्रम के लोग फिर संभले। दो लोग अलग अलग तरफ से बढ़े। मयंक ने इस बार सीधे हमला नहीं किया। उसने हवा और ज़मीन के बीच संतुलन बनाया। एक झटके में दोनों हमलावर जैसे अदृश्य दीवार से टकराए और दूर जा गिरे। बाकी लोग पीछे हटने लगे, लेकिन तभी आसमान में एक तेज सीटी गूंजी। एक ड्रोन नीचे उतरा, उसके साथ ही तेज रोशनी फैली और एक भारी आवाज़ गूंजी कि मयंक को आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। अनाया का हाथ मयंक के हाथ में और कस गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि जो भी हो, वह पीछे नहीं हटेगी। मयंक ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने अपने भीतर उस दबाव को स्वीकार किया जिससे वह अब तक लड़ता रहा था। उसकी सांसें स्थिर हुईं, हवा अचानक शांत हो गई, जैसे सब कुछ एक पल के लिए रुक गया हो। फिर विस्फोट नहीं हुआ, शोर नहीं हुआ, बस ड्रोन की रोशनी बुझ गई और वह सीधा ज़मीन पर आ गिरा। विक्रम के लोग घबरा कर पीछे हटने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यह लड़ाई अब उनके बस की नहीं रही। काव्या ने मयंक की ओर देखा और कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। जितना आगे जाओगे उतना ही अतीत सामने आएगा। मयंक ने सिर हिलाया। वह जानता था कि विक्रम तक पहुंचने का रास्ता अब साफ नहीं, बल्कि और भी खतरनाक हो गया है। दूर अंधेरे में गाड़ियां पलटने लगीं। कुछ लोग भाग निकले। सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार वह खाली नहीं था। उसमें आने वाले तूफान की आहट थी। मयंक ने अनाया का हाथ थामे रखा और पहली बार महसूस किया कि अब उसकी शक्ति सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सच को खत्म करने के लिए खड़ी हो चुकी है। सन्नाटे के बीच काव्या ने बिना देर किए आगे बढ़ने को कहा। वह जानती थी कि विक्रम ज्यादा देर पीछे नहीं रहेगा। तीनों पास के जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों के बीच घुसते ही हवा भारी हो गई, जैसे यह इलाका किसी पुराने रहस्य को दबाए बैठा हो। मयंक को लगा कि उसकी शक्ति यहाँ अलग तरह से प्रतिक्रिया कर रही है। जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई इमारत दिखी। काव्या ने बताया कि यही वह जगह है जहाँ संगठन ने अपने शुरुआती प्रयोग किए थे। मयंक का दिल तेज धड़कने लगा। दीवारों को देखते ही उसे अजीब सी परिचित पीड़ा महसूस हुई, जैसे उसकी यादें यहाँ कैद हों। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में अचानक रोशनी जली। स्क्रीन पर पुराने फुटेज चलने लगे। छोटे बच्चों की कतारें, ठंडी मशीनें और सफ़ेद कोट पहने लोग। मयंक की सांस अटक गई। वह खुद को उन बच्चों में पहचानने लगा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मजबूती से खड़ी रही। काव्या ने बताया कि मयंक अकेला नहीं था। बहुत से बच्चे थे, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग सह नहीं पाए। मयंक के भीतर गुस्सा उमड़ा, लेकिन इस बार वह बेकाबू नहीं हुआ। अचानक एक स्क्रीन पर विक्रम राठौर का चेहरा उभरा। उसने ताली बजाई और कहा कि मयंक ने उम्मीद से तेज प्रगति की है। उसने बताया कि यह इमारत मयंक के लिए ही छोड़ी गई थी, ताकि वह अपने अतीत को देख सके और टूट जाए। मयंक ने स्क्रीन की ओर देखा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें लोहे जैसी कठोरता थी। उसने कहा कि उसका अतीत उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे दिशा देने के लिए है। उसी पल इमारत की दीवारों में कंपन शुरू हो गया। विक्रम की मुस्कान पहली बार थोड़ी फीकी पड़ी। उसने चेतावनी दी कि यह जगह मयंक की शक्ति को कैद करने के लिए बनाई गई है। जैसे ही उसने कहा, जमीन से ऊर्जा की जंजीरें उठीं और मयंक की ओर बढ़ीं। काव्या ने जोर से कहा कि अगर मयंक डरा तो ये जंजीरें उसे जकड़ लेंगी। मयंक ने आंखें बंद कीं। उसने अपनी सांसों को गिना और भीतर की उथल पुथल को शांत किया। उसकी शक्ति जंजीरों से टकराई, लेकिन इस बार टकराव में चीख नहीं थी, सिर्फ नियंत्रण था। एक एक करके जंजीरें टूटने लगीं। स्क्रीन झिलमिलाने लगी। विक्रम का चेहरा गायब हो गया। इमारत में अलार्म बज उठा। काव्या ने कहा कि अब निकलना होगा, क्योंकि यह जगह ढहने वाली है। तीनों बाहर की ओर दौड़े। पीछे इमारत टूटने लगी। जंगल फिर से शांत हो गया। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा। उसका अतीत वहां दब चुका था, लेकिन उसका असर अब उसकी ताकत बन चुका था। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई अब सिर्फ विक्रम से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से होने वाली है। जंगल से निकलते ही सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। मयंक कुछ देर के लिए रुका। उसके भीतर अजीब सी स्थिरता थी, जैसे टूटे हुए टुकड़े अब एक जगह जुड़ रहे हों। अनाया ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि मयंक पहले से अलग दिख रहा है, ज़्यादा शांत और ज़्यादा खतरनाक। काव्या ने बताया कि उस इमारत का नष्ट होना संगठन के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन विक्रम इसे अपनी हार नहीं मानेगा। उसने कहा कि अगला कदम मयंक को सीधे सामने से नहीं, बल्कि अंदर से तोड़ने का होगा। मयंक समझ गया कि अब हर फैसला सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से लेना होगा। वे एक छोटे से पहाड़ी कस्बे की ओर बढ़े। रास्ते में मयंक को बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो, लेकिन उसकी शक्ति किसी को पकड़ नहीं पा रही थी।
यह नया था, कोई ऐसा जो उसकी संवेदनाओं से भी छिप सकता था। कस्बे में पहुंचते ही माहौल सामान्य लग रहा था। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन मयंक को इसी सामान्यता में खतरा महसूस हुआ। अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके सामने आया और बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज थमा गया। फिर वह भीड़ में गायब हो गया। कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था कि अनाया यहाँ सुरक्षित नहीं है। मयंक की उंगलियां कस गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अनाया ने पूछा क्या हुआ, लेकिन मयंक ने फिलहाल कुछ नहीं कहा। काव्या ने चेताया कि यह विक्रम का तरीका है, डर पैदा करना, शक बोना। मयंक जानता था कि यही उसकी परीक्षा है। अगर वह घबराया तो हार जाएगा। उसने अनाया की ओर देखा और तय किया कि अब कोई भी फैसला उससे छिपाकर नहीं लिया जाएगा। उसी पल कस्बे के बीचों बीच हल्की सी कंपन महसूस हुई। लोग रुके, आसमान की ओर देखा। कहीं कुछ टूटा नहीं, कोई धमाका नहीं हुआ, फिर भी हवा भारी हो गई। मयंक को साफ एहसास हुआ कि यह सिर्फ चेतावनी है। दूर किसी ऊंची जगह से कोई उन्हें देख रहा था। मयंक ने नजर उठाई, लेकिन सिर्फ धूप और छाया दिखी। वह समझ गया कि खेल अब नए स्तर पर पहुंच चुका है, जहां दुश्मन दिखाई नहीं देगा लेकिन हर जगह मौजूद रहेगा। सायरन की आवाज़ अब शहर में आम हो चुकी थी। धुएं से भरी हवा में टूटे हुए पोस्टर लहराते थे, जिन पर कभी पुरुष बचाओ अभियान लिखा था, अब सिर्फ फटे कागज बचे थे। आरव रेलवे यार्ड की छत पर खड़ा नीचे देख रहा था। ट्रैक के पास क्वारंटीन वैनें खड़ी थीं, लेकिन अंदर कोई पुरुष नहीं था। सब या तो मर चुके थे या छिप गए थे। मीरा ने धीरे से कहा, आज सुबह उत्तर जोन से सिग्नल आया था। आरव ने पलटकर देखा, जिंदा लोग, हाँ, पर सिर्फ बच्चे और कुछ बूढ़े। वायरस उन पर देर से असर कर रहा है। आरव की मुट्ठी कस गई। ये वही बात थी जिसका डर उसे शुरू से था। वायरस सिर्फ शरीर नहीं, पूरी पीढ़ी को मिटाने आया था। नीचे प्लेटफॉर्म पर कुछ महिलाएं हथियारों के साथ गश्त कर रही थीं। नई दुनिया में अब वही सुरक्षा बल थी, वही शासक भी, लेकिन डर उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। अचानक वॉकी टॉकी चीखी, ब्लैक जोन से मूवमेंट है, 2 पुरुष, दोहराती हूँ, 2 पुरुष जिंदा मिले हैं। मीरा की आंखें फैल गईं। ब्लैक जोन, वहां तो कोई नहीं जाता। आरव बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। ब्लैक जोन वह इलाका था जहां वायरस सबसे पहले फैला था। माना जाता था कि वहां कदम रखते ही मौत तय है। वे एक जली हुई इमारत के पास पहुंचे। अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। रुको, मीरा ने फुसफुसाया, अगर ये संक्रमित हुए तो? अगर जिंदा हैं तो जवाब भी होंगे, आरव ने कहा। अंदर 2 परछाइयां दिखीं, एक जवान लड़का, मुश्किल से 20 का, और दूसरा अधेड़ उम्र का व्यक्ति। दोनों की सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा हैरानी थी। तुम लोग कैसे? मीरा के मुंह से निकल गया। अधेड़ आदमी ने धीमी आवाज में कहा, हम मरे नहीं, क्योंकि हमने वायरस को देखा। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्या मतलब? लड़के ने अपनी बाह आगे की। उसकी नसों में हल्की नीली चमक दौड़ रही थी। ये वायरस सिर्फ मारता नहीं, कुछ बदल भी देता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से कहा, तुम कह रहे हो यह म्यूटेशन है? अधेड़ आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, ज्यादातर मरते हैं, कुछ बच जाते हैं, और जो बचते हैं उनके अंदर कुछ अलग जाग जाता है। आरव के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर यह सच था तो दुनिया का अंत नहीं, बल्कि एक नया युद्ध शुरू होने वाला था। बाहर सायरन फिर बज उठा। ब्लैक जोन के ऊपर आसमान में काले बादल इकट्ठा हो रहे थे, जैसे आने वाली सच्चाई का बोझ खुद आसमान भी सह नहीं पा रहा हो। बारिश की पहली बूंद जली हुई छत से टकराए और रात को कीचड़ में बदल दिया। आरव ने दोनों पुरुषों को बाहर निकलने का इशारा किया। ये जगह सुरक्षित नहीं है। अगर ड्रोन ने पकड़ लिया तो हम सब मारे जाएंगे। जवान लड़का लड़खड़ाया। मीरा ने उसे सहारा दिया। उसकी हथेली छूते ही मीरा को अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे उसकी त्वचा के नीचे कुछ धड़क रहा हो। मेरा नाम कबीर है, लड़के ने कहा, और ये मेरे पिता समर। समर ने चारों तरफ देखा। शहर बदल गया है। पहले यहाँ आवाज़ें होती थीं, अब सिर्फ सायरन। वे एक पुराने अंडरपास के नीचे पहुँचे। वहाँ पहले से कुछ लोग छिपे थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। जैसे ही कबीर और समर दिखे, फुसफुसाहट फैल गई। पुरुष, इन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, अगर वायरस फैल गया तो। मीरा ने आवाज़ ऊंची की, शांत रहो, ये जिंदा हैं, और हो सकता है यही हमारी आखिरी उम्मीद हो। कबीर अचानक रुक गया। उसकी आंखें खाली हो गईं। वे आ रहे हैं। आरव ने चौंक कर पूछा, कौन? ड्रोन, कबीर ने बिना पलक झपकाए कहा। 3 नहीं 4। ऊपर से। अगले ही पल अंडरपास के बाहर हल्की भनभनाहट गूंजी। किसी ने सायरन नहीं बजाया, लेकिन डर अपने आप फैल गया। तुम्हें कैसे पता चला? आरव ने फुसफुसाकर पूछा। कबीर ने सिर पकड़ा। जब वायरस ने मुझे नहीं मारा तो उसने मेरी इंद्रियां बदल दी। मैं मशीनों की आवाज़ सुन सकता हूँ, उनके आने से पहले। समर ने धीरे से जोड़ा, और सिर्फ मशीनें नहीं। एक तेज रोशनी अंदर पड़ी। ड्रोन का स्कैनर दीवारों पर घूमने लगा।
सब नीचे, मीरा चिल्लाई। ड्रोन की बीप अचानक तेज हो गई, फिर रुक गई। कबीर ने आंखें खोलीं, उसकी नसों की नीली चमक अब साफ दिख रही थी। इन्होंने हमें देखा लेकिन पहचान नहीं पाए। आरव ने दांत भींचे। क्यों? कबीर की आवाज़ कांप रही थी। क्योंकि मेरे अंदर जो है वो अब पूरी तरह इंसान नहीं है। ऊपर ड्रोन मुड़ा और चला गया, लेकिन उसके जाते ही एक नई आवाज़ आई, बूटों की, भारी और संगठित। समर ने अंधेरे की ओर देखा। ये ड्रोन नहीं है। आरव ने हथियार उठाया। तो फिर अंधेरे से एक कठोर आवाज़ गूंजी, ब्लैक जोन सर्वाइवर्स, बाहर आओ। अब छिपने का समय खत्म हो चुका है। अंडरपास के बाहर कदमों की आवाज़ पास आती गई। भारी जूते, एक जैसी चाल। ये आम लुटेरे नहीं थे। मीरा ने फुसफुसाया, ये सेंटिनल्स हैं। आरव का जबड़ा सख्त हो गया। सेंटिनल्स नई सरकार की सबसे खतरनाक यूनिट थी, महिलाओं से बनी, जिन्हें आदेश था कि जिंदा मिले हर पुरुष को या तो पकड़ लो या मार दो। कितने? आरव ने पूछा। कबीर ने आंखें बंद कीं। उसकी सांस तेज हो गई। 6 नहीं 7, और उनके पास सप्रेसर हैं। समर ने बेटे की ओर देखा। बस महसूस करो बेटा, डर को अंदर मत आने दो। बाहर से फिर आवाज़ आए, और इस बार और नज़दीक। हम जानते हैं तुम अंदर हो। ब्लैक जोन से निकलकर कोई यूं ही नहीं बचता। मीरा ने बच्चों और बूढ़ों को पीछे धकेला। अगर लड़ाई हुई तो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आरव ने धीमे से कहा, लड़ाई नहीं होगी, अभी नहीं। वह बाहर निकला, दोनों हाथ ऊपर उठाए। यहाँ सिर्फ शरणार्थी हैं, कोई संक्रमित नहीं। सेंटिनल्स की लीडर आगे आए। उसकी आंखों में ठंडापन था। हमें झूठ मत सिखाओ। ड्रोन ने म्यूटेशन सिग्नेचर पकड़ा है। पीछे से कबीर की चीख निकल गई। उसकी नसों की नीली रोशनी अचानक तेज हो गई। जमीन हल्के से कांपने लगी। कबीर, रुक! समर चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। अंडरपास की लाइटें फट से बुझ गईं। सेंटिनल्स के हेलमेट्स पर लाल चेतावनी चमकने लगी। क्या हुआ? एक ने घबराकर कहा। कबीर की आवाज़ गूंजी, गहरी और बदली हुई। मैंने उनकी मशीनें बंद कर दीं। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। किसी ने गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। आरव ने मौके का फ़ायदा उठाया और पहली सेंटिनल को ज़मीन पर गिरा दिया। मीरा ने हथियार छीना और चिल्लाई, सब पीछे हटो। कुछ ही सेकंड में सन्नाटा छा गया। सेंटिनल्स या तो बेहोश थीं या भाग चुकी थीं। कबीर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। समर ने उसे थाम लिया। तू ठीक है, तू जिंदा है। आरव ने अंधेरे में चारों ओर देखा। अब ये जगह सुरक्षित नहीं रही। मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा, और अब सरकार को यकीन हो जाएगा कि म्यूटेशन सच है। कबीर ने थकी आंखों से ऊपर देखा। ये सिर्फ शुरुआत थी। मेरे जैसे और भी हैं, और सब एक ही जगह बुलाए जा रहे हैं। आरव ने पूछा, कहाँ? कबीर ने मुश्किल से शब्द निकाले, ओरिजिन जोन। ओरिजिन जोन का नाम सुनते ही मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। वो जगह, उसने निगलते हुए कहा, वहीं से वायरस फैला था। बारिश तेज हो चुकी थी। अंडरपास के बाहर पानी सड़क पर बह रहा था, जैसे शहर के जख्म धोने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने फैसला ले लिया, हमें वहां जाना होगा। मीरा ने उसकी ओर देखा। तुम पागल हो गए हो। सरकार ने उस पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर रखा है। अंदर घुसने का मतलब सीधी मौत। कबीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी सांस अब भी अस्थिर थी, लेकिन आंखों में साफ दिख रहा था कि कुछ उसे खींच रहा है। मैं वहां जा चुका हूं, सपनों में। समर चौंक गया। सपनों में? हाँ, कबीर बोला, हर रात वही जगह। टूटे टॉवर, जमीन के नीचे चमकती रोशनी और आवाजें। किसकी आवाजें? आरव ने पूछा। कबीर ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन न ले। हम जैसे लोगों की, जो बचे और बदले। अचानक दूर से धमाके की आवाज आई। अंडरपास की छत से धूल झरने लगी। मीरा ने वॉकी टॉकी उठाए। सेंटिनल्स वापस आ रही हैं, और इस बार वो अकेली नहीं होंगी। आरव ने सबको इकट्ठा किया। जो लोग हमारे साथ नहीं आ सकते, वे पूर्वी सुरंग से निकल जाएं। हम उनका ध्यान भटकाएंगे। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग क्या हो? कबीर ने उसकी आंखों में देखा। हम वही हैं जो इस दुनिया को खत्म भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। सुरंग के मुंह पर पहुंचते ही कबीर अचानक रुक गया। उसने सिर पकड़ा, जैसे कोई जोर से अंदर से खींच रहा हो। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। वो मुझे देख रहे हैं, कबीर बुदबुदाया। ओरिजिन जोन से उन्होंने हमें महसूस कर लिया है। आरव ने हथियार कसा। तो फिर देर किस बात की? वे अंधेरी सुरंग में उतर गए। पीछे शहर की सायरन की आवाज़ गूंज रही थी, और आगे एक ऐसी जगह उनका इंतजार कर रही थी जहां से सच शुरू हुआ था। ओरिजिन जोन। और वहां सिर्फ जवाब नहीं थे, वहां फैसला लिखा था। सुरंग के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि कदमों की आवाज़ ही रास्ता बता रही थी। पानी टपकने की गूंज हर दिशा से आ रही थी, जैसे ज़मीन खुद सांस ले रही हो। मीरा आगे चल रही थी। उसके हाथ में पुराना मैप था, जो कभी मेट्रो के लिए बना था, अब सिर्फ भागने के काम आता था। अगर ये रास्ता सही निकला, उसने कहा, तो हम ओरिजिन जोन की बाहरी सीमा तक बिना देखे पहुंच सकते हैं। कबीर अचानक रुक गया।
नहीं, उसने धीमे कहा, ये रास्ता नहीं। आरव ने पलटकर देखा, तुम्हें कैसे पता? कबीर ने दीवार पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों के नीचे नीली रोशनी हल्की सी चमकी। ये सुरंग बंद है, आगे गिरावट है। और उसकी आवाज़ भारी हो गई, वहाँ कुछ और है। समर ने बेटे की ओर देखा। इंसान? कबीर ने सिर हिलाया। नहीं, इंसान जैसा। मीरा ने सांस रोकी। तुम कह रहे हो कि वहाँ पहले से कोई है? हाँ, कबीर बोला, और वो हमें देख भी रहा है। अचानक सुरंग के आखिरी हिस्से में रोशनी जली। पीली नहीं, सफ़ेद नहीं, नीली। वही रंग जो कबीर की नसों में था। रोशनी के बीच एक आकृति खड़ी थी। लंबा शरीर, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी स्थिरता। तुम देर से आए, उस आकृति ने कहा। आरव ने हथियार उठाया। कौन हो तुम? वह मुस्कुराया। नाम अब मायने नहीं रखते, लेकिन कभी मुझे डॉक्टर नील कहते थे। मीरा चौंक गई। नील, ओरिजिन प्रोजेक्ट का प्रमुख वैज्ञानिक। डॉक्टर नील ने सिर झुकाया। वही प्रोजेक्ट जिसे रोकने के लिए बहुत देर कर दी गई। कबीर आगे बढ़ा, जैसे किसी अदृश्य डोर से खींच रहा हो। आप हमें बुला रहे थे? नहीं, नील ने शांत स्वर में कहा, वायरस तुम्हें बुला रहा था। मैं सिर्फ उसका रास्ता हूँ। समर ने दांत भींचे। तुम्हारी वजह से दुनिया बर्बाद हुई। नील की आंखों में पहली बार कुछ टूटा। दुनिया पहले ही बर्बाद थी, हमने सिर्फ नया संतुलन बनाया। मीरा ने तीखे स्वर में कहा, पुरुषों को मारकर, कमजोरों को हटाकर। नील ने जवाब दिया, और जो बचे वे अगला चरण हैं। उसकी नज़र कबीर पर टिकी। तुम उनमें से एक हो। कबीर की सांस तेज हो गई। और अगर हम इनकार करें? नील ने सुरंग के पीछे इशारा किया। वहाँ दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल रहा हो। तो ये दुनिया फैसला करेगी, नील बोला। ओरिजिन जोन में नीली रोशनी तेज हो गई और सुरंग के आगे का रास्ता खुल गया, सीधा उस जगह की ओर जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, और जहाँ से अब कुछ नया शुरू होने वाला था। यहाँ हर कहानी का एंड, अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।